हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं? 33% वन वांछित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र 10%, भारत में पठारी क्षेत्र 30%, भारत में पर्वतीय क्षेत्र 29%, भारत में मैदानी क्षेत्र 40%, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र 10%। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी में किया गया। रियो जेनेरो ब्राज़ील में है, जो साओ पालो की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की उत्खाद भूमि से क्या तात्पर्य है? वह भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है, नहीं, भूमि में जोतने योग्य नहीं रहती है। खुदी भूमि उत्खाद भूमि कहलाती है। पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र होते हैं, नहीं, भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। जलवायु और जनक शैलों, ज्वालामुखी के उद्गार तथा महीन कणों या मृतिका से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे काली मृदा कहते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। रेगुर मृदा कपास मिट्टी के लिए उपजाऊ होती है। लाल मृदा झारखंड के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मिर्ज़ापुर में लाल मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा केरल, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, मेघालय और असम में इसका विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी घाट, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं है। खनिज मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं है। जो खानों से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। वनस्पति किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो स्वतः उगते बढ़ते हैं, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे वनस्पति कहते हैं। मृदा किस तरह की प्राकृतिक संसाधन है? मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः निर्मित किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन और वन जीवन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये संसाधन एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में विकसित होते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन हैं जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं तथा पेट्रोल, डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं। जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स, वह संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मानव, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन, वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातुएं और चट्टानें। संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। विकसित संसाधन, उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका है तथा उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वह विकसित संसाधन कहे जाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार या स्टॉक, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्यतः स्रोत बन सकता है, किंतु उसे उस रूप में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी का ज्ञान अब तक विकसित नहीं किया जा सकता है। हमारे धरातल पर 71% जल और 29% स्थल पाए जाते हैं।
तट के नदी डेल्टाओं पर किस तरह की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। निम्न में से कौन सी भूमि निम्नीकरण के मानवीय क्रियाकलाप नहीं है? बाढ़ मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या काटना। ऐसा करने के लिए कई कारण हैं। पेड़ों और उनके व्युत्पन्न चारकोल को एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है, जबकि साफ की गई भूमि को चारागाह कहते हैं। अतिपशचारण। अतिपशचारण से तात्पर्य अत्यधिक चराई से है। अतिचारण भूमि की उपयोगिता, उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। मरुस्थलीकरण और क्षरण का एक कारण है। इजराइल और मिस्र में अतिपशचारण अत्यधिक देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व एवं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। मरुस्थलीय मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध होने का कारण है। परतों में चूने के कंकड़ की सतह के कारण। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के दृष्टि किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक खेती होती है। पंजाब में चावल, मक्का, गन्ना, कपास और दालों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदान में खरीफ, रबी, जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रबी गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों की फसलें। खरीफ चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें ज्वार, बाजरा, रागी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां तथा चारे की फसलें शामिल हैं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक मिट्टी के प्रकार, संस्कृति और परंपराएं, जलवायु, प्रौद्योगिकी क्षमता, भू आकृतिक, जनसंख्या भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक हैं। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारक कौन सा है? पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारक अधिक सिंचाई है। लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है? लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा को कम करने का मुख्य कारण है अत्यधिक तापमान। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर वन मृदा और दोमट मृदा पाई जाती है। यह मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाती हैं। इस मृदा का रंग लाल तथा भूरे रंग की होती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। गुजरात में जलोढ़ मृदा तथा काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। यह मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती की अयोग्य बनती है। मानव गतिविधियों द्वारा न सिर्फ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, अपितु भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। सकल कृषि क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से ज़्यादा बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत की मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं भारत की जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अतः भारत की विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% है। इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान। काली मिट्टी। यह मृदा लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री से 80 डिग्री देशांतर के बीच पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण एवं पूर्वी राज्य गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इस मृदा के काले रंग का होने का कारण इसमें कुछ विशिष्ट लवणों जैसे लोहा एवं एल्युमिनियम के टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। उच्च क्षेत्रों की काली मिट्टी की उर्वरता निम्न क्षेत्रों की काली मिट्टी की तुलना में कम है। लाल एवं पीली मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस तथा शिस्ट जैसे रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है।
लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कुछ क्षेत्रों में चॉकलेटी व पीला भी देखने को मिलता है। यह मिट्टी परवेश होती है, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी झारखंड के संथाल परगना, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में पाई जाती है। लैटराइट मृदा यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह वास्तव में लाल मिट्टी का एक विशिष्ट प्रकार है जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशेषता का परिणाम है। मानसूनी जलवायु में आर्द्र एवं शुष्क मौसमी वैकल्पिक रूप में पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। पर्वतीय मिट्टी इसे बनिए मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय ढलानों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। ये जीवाश्म अधिकतर अनवघटित होकर फलस्वरूपित ह्यूमिक अम्ल का निर्माण करते हैं एवं मिट्टी में अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। बाद में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। स्थलीय मिट्टी इस मिट्टी का भौगोलिक विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की कृषि की जाती है, परंतु जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है वहाँ कपास एवं गेहूँ की कृषि की जाती है। नमकीन एवं क्षारीय मृदा इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी छिटपुट रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। ऐसी स्थिति में केशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। नमकीन मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है तथा क्षारीय मृदा में सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। ऐसी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह एक अंधा क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गंगा के बाएं किनारे के क्षेत्र, केरल तट, सुंदरबन क्षेत्र सहित वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अत्यधिक सिंचाई के कारण जल स्तर ऊपर उठ गया है। यह एक अनउपजाऊ मृदा है। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल एवं तेल, ताड़ की कृषि की जाती है। पीट या जैविक मिट्टी यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। दलदलीय क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती है। केरल में इस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। इसे यहाँ कारी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के अलेपी जिला, उत्तर प्रदेश की अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा एवं अन्य निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की मात्रा कम होते ही ऐसी मिट्टी में चावल की कृषि की जाती है। तराई प्रदेश में गन्ने की कृषि भी की जाती है। इस मृदा में फास्फेट एवं पोटास की कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। मिट्टी की समस्याएं मिट्टी की निम्नलिखित समस्याएं होती हैं: मृदा अपरदन, जल जमाव, अम्लीयता, लवणता, क्षारता, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण।